और एक टॉपिक बच गया था लैक ओपेरॉन, हाँ जिसे आप ओपेरॉन मॉडल से कहिएगा नाम से। और एक होगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और एक होगा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो ये 4 टॉपिक रह गए थे, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया है, बहुत सारे बच्चे जो शाम में भी क्लासेस करते हैं, तो मैंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को, फिंगर प्रिंटिंग को काफी डिटेल में कराया है ना। तो मेरे में से उस चीज को वापस से रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता, रिकॉर्डेड वाले पार्ट में दे दूंगा। फिर से मैंने बनाया है, इनफैक्टली कल ही बनाया, बहुत ही सिंपल वे में। तो जो फिंगर प्रिंटिंग का बहुत ही आसान सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना, कोई लंबा नहीं, एकदम बोर्ड लेवल का बना दिया, एकदम सिंपल सा कि फिंगर प्रिंटिंग आप पढ़िए और सभी को समझ में आ जाएगा। इसी तरह से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का भी बना दिया है। और आज का टॉपिक था ट्रांसलेशन। देख रहे टाइम तो बहुत ज्यादा नहीं है ट्रांसलेशन के लिए, ट्रांसलेशन के लिए पूरा एग्जैक्टली 1 घंटे चाहिए, ठीक है ना। तो चलो कुछ क्वेश्चंस फटाफट पूछ लेते हैं, और ट्रांसलेशन का आज मैं वीडियोस दे दूंगा, तो उसे एक बार देखना। ऐसे मैं आज बहुत सारा चीज डिस्कस कर दूंगा, चलो ध्यान से। तो चलो सबसे पहले ये बताओ, इस चैप्टर को जब हमने शुरुआत किया था तो मैंने ये बोला था कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे जिसका हमने नाम दिया था ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल ना। फटाफट मैं क्वेश्चन पूछते जाता हूँ। इस चैप्टर का जब स्टार्ट हमने किया था तो हमने नाम दिया था बेटा ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। बस एक ही लाइन आपको याद रखना है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के अराउंड या ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल के अराउंड ये किस साइंटिस्ट ने दिया था सबको। चलो फटाफट मैसेज करो, आज केवल मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, आंसर करते जाना है। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल वाज गिवन बाय विच साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का नाम बताइए। याद करो चूहा वाला एक्सपेरिमेंट, चूहे के अंदर डालते थे, कभी चूहा जिंदा रहता था, कभी चूहा मर जाता था, कुछ कहानी पढ़ा था। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, चलो फटाफट सभी लोग, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अब एग्जाम भी तुम लोगों को देना है। फटाफट सभी को मैंने पढ़ा रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल किसने दिया था ये बेटा याद रखना है। चलो सभी लोग आंसर कीजिए फटाफट। अब बैठ के करते क्या हो, आंसर करो। तो चलिए बताइए, साइंटिस्ट का नाम बताइए, और जिस बच्चे ने साइंटिस्ट का नाम बता दिया वो डेट भी बताइए, उन्होंने कब दिया था। साइंटिस्ट का नाम क्या था और डेट भी बताइए। तो चलो कुछ बच्चे स्मार्ट है, उन्होंने आंसर की दिया ग्रिफिथ। ग्रिफिथ डेट याद रखना है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल दिया गया था 1928 में। इसके ऊपर में 2 क्वेश्चन बन सकते हैं ना। एक क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन जो बनेगा वो ये होगा कि जो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें 2 तरह के स्ट्रेन लिए थे। स्ट्रेन मतलब वैरायटी, बैक्टीरिया के वैरायटी को स्ट्रेन कहते हैं। तो एक था आर स्ट्रेन, आर का मीनिंग बताइए, और एस स्ट्रेन का मीनिंग बताइए। आर मीनिंग क्या होगा, आर का मतलब क्या है, और एस का मीनिंग क्या है। चलिए फटाफट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर, आर का क्या मीनिंग है यहाँ बस, और एस का मीनिंग क्या है। तो आर, आर का मतलब रफ है। जब बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं तो दे विल फॉर्म द रफ स्ट्रक्चर, रफ कॉलोनी। जब एस को ग्रो करते हैं तो दे विल फॉर्म द स्मूथ और साइनी, चमकदार। ठीक है, एक ये याद रखना है। पैथोजेनिक कौन है ये याद रखना है, किसे डालेंगे तो चूहा मर जाएगा, तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था। जो एस स्ट्रेन डालेंगे चूहे का डेथ हो जाएगा, तो एस स्ट्रेन इज द पैथोजेनिक। पैथोजेनिक ये डिजीज कॉज करने की एबिलिटी रखता है, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से करके जाइएगा ना। जो 4 पार्ट्स में एक्सपेरिमेंट दे रखा है, ये पहले आप आर स्ट्रेन डालिएगा तो क्या होगा, फिर एस स्ट्रेन डालेंगे तो क्या होगा, फिर आप एस स्ट्रेन को मार करके चूहे में डालेंगे तो क्या होगा, और एस स्ट्रेन को, मरे हुए एस स्ट्रेन को आप आर स्ट्रेन में मिक्स कर दीजिएगा तो क्या होगा। तो बोर्ड में आएगा, ये चारों अच्छे से आपको स्टेप वाइज याद होना चाहिए। चलो ठीक है, इसके बाद में इन्होंने कभी नहीं प्रूफ किया। जब आप देखिएगा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा तो ग्रिफिथ ने क्या किया, आंसर केवल लिख करके आइएगा ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल दिया, कभी प्रूफ नहीं किया डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल ना। एक ऑप्शन होगा कि ग्रिफिथ ने प्रूफ किया डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, आप बोलेगा नहीं,
कभी भी ग्रिफिथ ने ये चीज प्रूफ नहीं किया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। याद रखिएगा, ये चीज प्रूफ किया था इनिशियली, स्टार्टिंग में इस कॉन्सेप्ट को प्रूफ किया था 3 साइंटिस्ट ने, जिनका नाम आप सभी बच्चों को याद रखना है। उन्होंने केमिकल एंजाइम की हेल्प से कुछ एक्सपेरिमेंट किए और इनिशियली प्रूफ किया गया 3 साइंटिस्ट के हेल्प से। एक का नाम था एवेरी, दूसरे का नाम था मैक्लियोड मैक्लियोड ठीक है, और तीसरे का नाम था मैककार्टी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया, बोला नहीं नहीं नहीं, आपका एक्सपेरिमेंट सही नहीं है, मुझे नहीं मालूम है। तो यही बच्चा क्वेश्चन पूछा गया था, फाइनल प्रूफ किसने दिया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ये क्वेश्चन आ चुका है, चलिए बताइए आंसर। फाइनल प्रूफ, अनइक्विवोकल प्रूफ, चलिए आंसर कीजिए। अनइक्विवोकल प्रूफ किसने दिया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है? ये नीट के पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है और सभी सब याद होना चाहिए। चलो फटाफट आंसर कीजिए। फाइनल प्रूफ किसने दिया, अनइक्विवोकल प्रूफ किसने दिया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है? तो याद रखना है, 2 साइंटिस्ट थे जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला, हर्सी एंड चेस। हर्सी एंड चेस, तो ये चीज आपको भूलना नहीं है, तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। चलिए ठीक है सर, कैसे किया एक्सपेरिमेंट? आपको बहुत डिटेल से पढ़ना है, एक्चुअली में ये एक्सपेरिमेंट पूरा डिटेल से आपको पढ़ना होता है, क्योंकि एनसीईआरटी ने पूरा हाफ पेज लगाया है। पूरा एक्सपेरिमेंट डिटेल से गिवन है, जिसे हम कहते हैं ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट, जिसे हमने कहा था बच्चा ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट ना। इस ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट में आपने बैक्टीरियोफाज ले लिया था। आपने 2 तरह के एक्सपेरिमेंट किए ना। बैक्टीरियोफाज में जो आपका ये प्रोटीन वाला पार्ट है, व्हाइट वाला जो प्रोटीन वाला पार्ट है, इसे आपने रेडियो एक्टिव कर दिया। सर कैसे? क्योंकि इस प्रोटीन के अंदर में जहां जहां सल्फर था, वहां पर हमने सल्फर रेडियो एक्टिव वाला ले लिया। और रेडियो एक्टिव क्या होता है? रेडिएशन इमिट करता है। और यहाँ का जो डीएनए को नॉर्मल रखा, यहाँ के डीएनए को क्या रखा? नॉर्मल रखा। ये बच्चा एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट पार्ट था। दूसरे वाले में उल्टा करना है। दूसरे वाले में प्रोटीन को नॉर्मल रखना है, प्रोटीन को नॉर्मल रखना है, और जो अंदर में डीएनए है उसे कर देना है रेडियो लेबल्ड। ठीक है सर, कैसे करेंगे डीएनए को रेडियो लेबल्ड? क्वेश्चन आएगा। बोले सर बहुत आसान है, डीएनए को रेडियो लेबल्ड करना बहुत आसान है। कैसे? डीएनए के अंदर होता है फास्फोरस, और नॉर्मल वाला फास्फोरस 31 वाला होता है। हम जानबूझ करके 32 वाला डाल देंगे, और 32 वाला रेडियो एक्टिव होता है, रेडिएशन देगा। इस रेडिएशन को देख करके बता देंगे। ठीक है, तो अब पूछा जाएगा इन्होंने जो ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट किया था उसके 3 स्टेप बताइए। चलिए फटाफट, एनसीईआरटी में ये तीनों स्टेप का नाम गिवन है। जो हर्सी एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट किया था उसके 3 स्टेप का नाम याद रखिएगा। चलो बताओ फटाफट। बता दिए भाई, बताइए कुछ, इतने दिनों से पढ़ा रहा हूं। 3 स्टेप में कौन कौन सा था, फटाफट बताइए। ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले बैक्टीरिया पे अटैक कराना था, इसे हमने कहा था इन्फेक्शन। सबसे पहले बैक्टीरिया पे अटैक कराना था वायरस के हेल्प से, इन्फेक्शन। दूसरा, अटैच हो गया और डीएनए को अंदर में डाल दिया, इन्फेक्शन। दूसरे स्टेप में क्या था भाई, किसी को याद है? इन्फेक्शन। तीसरे सेकंड स्टेप में इसे जर्क देंगे, हिलाएंगे तेजी से ना, ब्लेंडिंग ना। तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएगा, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग। ठीक है, और तीसरे स्टेप में हम लोग करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी जिस ट्यूब में बैक्टीरिया को रखा गया था उसे बहुत तेजी से घुमाएंगे ना, जिससे भारी वाला पार्ट, बैक्टीरिया वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, और बैक्टीरिया के अंदर क्या जा चुका है? डीएनए जा चुका है। और ये हल्का पार्ट है, कौन? ये बैक्टीरियोफाज का प्रोटीन वाला पार्ट हल्का है, ऊपर ही तैरते रहेगा। अब क्या कीजिएगा, यहां पास आप रख दीजिए एक एक्स रे प्लेट। सर क्यों?
क्योंकि एक्सरे प्लेट होता है ब्लैक कलर का, और जैसे ही ब्लैक कलर का रखिएगा, जहां से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा वो रेज रेडिएशन देगा, और रेडिएशन जैसे ही एक्सरे प्लेट को क्रॉस करेगा, ये एक्सरे प्लेट है, यहां से क्रॉस किया तो वहां पास क्या हो जाएंगे, स्पॉट बन जाएगा, जिससे हम पता कर लेंगे कि स्पॉट नीचे के साइड बना है, यानी कि डीएनए अंदर जा चुका है। वहां जाकर के बैक्टीरिया के अंदर डीएनए क्या करेगा, अपने कॉपीज बनाएगा, बैक्टीरिया को किल करेगा। ठीक है, तो अपने कॉपीज बना रहा है भाई, इसलिए इसी को कहेंगे जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है, बैक प्रोटीन नहीं है, क्योंकि प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर इंटर नहीं करता है, अपने कॉपीज नहीं बनाता है, तो वो जेनेटिक मटेरियल हम लोग काउंट नहीं करेंगे। चलो ठीक है, तो जब पूरे वर्ल्ड में पता चल गया भाई कि हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, तो लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने और ज्यादा रिसर्च स्टार्ट कर दी। जब पता चल गया हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए, तो साइंटिस्ट ने सबसे पहले पता करने की कोशिश की कि ये डीएनए बेटा कैसा है, अंदरूनी बनावट कैसा है इसका, अंदर से दिखता कैसा है, कौन से मॉलिक्यूल्स है, कैसा बॉन्डिंग है, किस किस स्ट्रक्चर से बना है। तो हमने मॉलिक्यूलर स्टडी स्टार्ट की, यानी मॉलिक्यूल लेवल पे पढ़ना स्टार्ट किया। तो दो साइंटिस्ट थे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक का नाम था फ्रैंकलिन और एक का नाम था विल्किंस। इन्होंने डीएनए को मॉलिक्यूलर लेवल पे, अंदरूनी लेवल पे पढ़ना स्टार्ट किया। एक का नाम फ्रैंकलिन और एक का नाम विल्किंस, इन दोनों ने डीएनए को मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी किया। सर कैसे कर दिया, तो वहां उन्होंने डाला एक्सरे, उसके ऊपर में क्या डाला, एक्सरे डाला, और एक्सरे से जो भी इमेज बने, इमेज बना, इसी इमेज को स्टडी करके उन्होंने बताया कि इसमें शुगर होता है, फॉस्फेट होते हैं, इस तरह से बना होता है ना। तो कंपोजिशन किन्होंने बताया, फ्रैंकलिन और विल्किंस ने ना। इसी डाटा को यूज करके, इसी के डाटा को यूज करके, इसी पूरे रिसर्च को यूज करके 1953 में दो साइंटिस्ट ना, सभी को मालूम है, उन्होंने ये बता दिया कि आखिर डीएनए दिखता कैसा है, डीएनए कैसा दिखता है। तो बोले लोहे वाली सीढ़ी की तरह, लैडर, एनसीईआरटी का वर्ड बेटा लैडर, लैडर मतलब सीढ़ी होता है, ये सीढ़ी की तरह दिखता है, लेकिन घुमावदार सीढ़ी, स्ट्रेट वाला नहीं, तुम्हारे घर वाला सीढ़ी नहीं है। कभी कभी मार्केट में दिखता है लोहे वाली सीढ़ी जो घुमावदार होती है, उसी के तरह ये आपका डीएनए दिखता है ना। इसी को कहा डबल हेलिक्स मॉडल, इसी को कहा डबल हेलिक्स मॉडल। कब दिया गया, 1953 में। किसने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो एक का नाम था वाटसन और एक का नाम था क्रिक, वाटसन एंड क्रिक। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज करता है एक जगह पे, जो मैक्सिमम लोगों देखते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन आया डीएनए को पहली बार आइसोलेट किसने किया, डिस्कवर्ड किसने किया, यानी सेल के अंदर में डीएनए है, कौन सबसे पहले निकाला, उसे देखा, तो वाटसन क्रिक मत कर दीजिएगा। सबसे पहली बार डीएनए, न्यूक्लिक एसिड को देखने का क्रेडिट, डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है फ्रेडरिक मिशर नाम के साइंटिस्ट को, फ्रेडरिक मिशर नाम के साइंटिस्ट को। इन्होंने बेटा 1869 में ही देख लिया था कि सेल के अंदर में जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर में कुछ केमिकल है, इस केमिकल का नाम इन्होंने न्यूक्लिन रख दिया, इन्होंने बच्चा न्यूक्लिन नाम दे दिया, है ना। तो ये तो बहुत पहले ढूंढा जा चुका था, लेकिन वहां उस टाइम बेटा इतना रिसर्च नहीं था कि इसके इंटरनल पार्ट को पढ़ सके। और दूसरी बात, क्यों पढ़ते, हमने तो बच्चा 1952 में पता किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तब तो हम इसके डिटेल में जानेंगे कि वो रियल में दिखता कैसा है। अगर हमने कोई चीज देखा भाई है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं क्यों उसके डिटेल में पढ़ूं। तो उसका मेन था कि जब हमें जेनेटिक मटेरियल पता चल गया कि डीएनए है, तभी तो हम उसके डिटेल में स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे ना। तो याद रखिएगा, अगर डिस्कवरी आए न्यूक्लिक एसिड का, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए को ही उन्होंने देखा, तो आंसर क्या करके आएगा, 1869 में फ्रेडरिक मिशर
ये एनसीईआरटी का वर्ड है और इस बार नीट का क्वेश्चन पेपर में था, नीट के क्वेश्चन पेपर में भी था और एनसीईआरटी का वर्ड भी है। फ्रेडरिक मीशर ने पहली बार ओल उल्लू से देखा। ठीक है, तो गड़बड़ नहीं कीजिएगा। ठीक है, इसी सर नाम क्या दिया था, निक्लीन नाम दिया था। एक साइंटिस्ट आए अल्टमैन, उन्होंने बोला अरे ये तो एसिडिक सब्सटेंस है, ये तो एसिडिक सब्सटेंस है, न्यूक्लियस के अंदर में जो केमिकल है वो तो एसिडिक है। तो उन्होंने इस केमिकल का नाम न्यूक्लिक एसिड दे दिया, उन्होंने इसका नाम न्यूक्लिक एसिड दे दिया। तो बच्चा लोग वापस से मैं बोल देता हूं, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते, सर डीएनए को किसने ढूंढा, सर डिस्कवरी किसने किया। तो बच्चा वाटसन एंड क्रिक नहीं करना है, उन्होंने तो बेटा दिखाया कैसा वो दिखता है। बेटा तुम कैसे दिखते हो, नाक कैसा है, चौड़ा है, मोटा है, कैसा है, दिखते कैसे हो भाई। हाँ, तो ये मैंने तुम्हें देखा कि भाई ऐसा है, मोटा है, पतला है, ये मैंने तुम्हें बाहर से देखा, मैंने बता दिया। अब पैदा थोड़ी ना मैंने किया, डिस्कवरी किसने किया, तो फ्रेडरिक मीशर ने ना। लेकिन उसका मॉडल वो दिखता कैसा है, ये बेटा डबल हेलिक्स मॉडल, यही था बहुत फेमस। दो स्टैंड थे और हेलिकल फॉर्म में थे, हेलिकल मतलब घुमावदार, और दो स्टैंड का था, तो डबल हेलिक्स, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुटे थे। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड से क्यों जुटे होते, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। क्योंकि हाँ, बहुत सारे बच्चे से मैं पूछता हूं तो उसका आंसर थोड़ा गलत देते हैं। ये जो डीएनए है, ये दोनों स्टैंड आपस में बहुत ही वीक बॉन्ड से क्यों जुड़े होते हैं, आपको लगता नहीं है कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए था, स्ट्रांग होना चाहिए था, कभी नहीं लगता। अगर होता तो बहुत गड़बड़ हो जाता। बोले सर क्यों गड़बड़ हो जाता, हाइड्रोजन बॉन्ड है तो अच्छी बात है। बोले कैसे, हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसलिए आसानी से ये टूट भी तो जाता है और दोनों स्टैंड अलग भी तो हो जाते हैं आसानी से। हाइड्रोजन बॉन्ड है तो आसानी से ये दोनों स्टैंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, रेप्लिकेशन के दौरान दोनों स्टैंड अलग हो जाता है और तभी तो इसके ऊपर में दूसरा स्टैंड आसानी से बन जाता है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। अगर डीएनए बहुत मजबूत होता, यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड होते, कोवैलेंट बॉन्ड तो मजबूत होता है, वो टूटता ही नहीं, तो रेप्लिकेशन कैसे होता। इसी तरह से ट्रांसक्रिप्शन के दौरान भी तो यही होता है, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान में भी यही तो होता था, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाते थे, खुल जाते थे इस तरह से, और यहां पास नया आरएनए बनने की शुरुआत हो जाती थी। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है, वीक है, आराम से अलग हो गया। इसलिए याद रखिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, अच्छी बात है। लेकिन सर एक नुकसान तो ये सर, हाई टेम्परेचर पे टूट जाएगा, एकदम करेक्ट। सर अगर हाई टेम्परेचर देंगे, देखिए ये डीएनए है, डीएनए में दो स्ट्रैंड है और आपने बोला वीक बॉन्ड है, वीक 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 हाइड्रोजन बॉन्ड। सर हाई टेम्परेचर पे तो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, एकदम करेक्ट है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डीनेचुरेशन, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डीनेचुरेशन। डीएनए को हाई टेम्परेचर दीजिएगा तो आपका डीएनए डीनेचर हो जाएगा ना, याद रखिएगा। और सर दोनों स्टैंड फिर अलग हो जाएंगे, एकदम अलग हो जाएंगे, एकदम अलग हो जाएंगे। जो हम लोग पीसीआर में देखेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आगे में आएगा, वहां ये चीज को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर डीएनए के बारे में तो हमें पूरा पता चल गया, बोले हाँ एकदम करेक्ट है। लेकिन सर डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है, तो मैंने पिछले क्लास में भी बोला था, आज भी बोला, डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होगा, अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग मानना था। लेकिन जो मेन मॉडल जो तुम्हें एग्जाम पेपर में लिखना है वो लिख करके आइएगा, डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव तरीके से होता है, सेमी कंजर्वेटिव तरीके से होता है। बोले ये क्या बला है, सेमी कंजर्वेटिव कहने का मतलब है ये डीएनए के दो स्ट्रैंड है, दोनों आपस हाइड्रोजन बॉन्ड में जुड़े हैं और ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे और दोनों स्ट्रैंड को टेम्पलेट नाम देंगे। ये भी बच्चा टेम्पलेट है, ये भी टेम्पलेट है। इस टेम्पलेट के ऊपर में नया, इस टेम्पलेट के ऊपर में नया स्टैंड बन जाएगा, नया स्टैंड बन जाएगा। तो आधा पुराना आधा नया,
तो इसी को कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। किसने दिया था सर? किसने बोला था कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव तरीके से करता है? तो आंसर करके आइएगा क्रिक, वही वाटसन और क्रिक वाले, क्रिक। आंसर क्या करके आना है? क्रिक करके आना है। लेकिन वो कभी प्रूफ नहीं कर पाए। उन्होंने थ्योरेटिकल बताया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव तरीके से होता है, लेकिन बच्चा प्रूफ नहीं कर पाए। याद रखिएगा, प्रूफ इन्होंने कभी नहीं किया। तो सर प्रूफ कौन करेगा? प्रूफ करने के लिए हमने अलग अलग साइंटिस्ट का हेल्प लिया ना। अगर प्रोकैरियोट्स में आ जाएगा प्रूफ किसने किया, तो अलग साइंटिस्ट का नाम। अगर यूकैरियोट्स में पूछा गया तो अलग साइंटिस्ट का नाम। चलिए मुझे बताइए, थोड़ा थोड़ा बताइए मुझे, प्रोकैरियोट्स में किस साइंटिस्ट ने किया और यूकैरियोट्स में किस साइंटिस्ट ने किया? ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, 100% ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में याद रखिए, बोलिए फटाफट, बोलिए फटाफट, प्रोकैरियोट्स में किसने किया? एम से नाम है उनका। तो बच्चा मैंने पढ़ा रखा है, उनका नाम होगा मिजल्सन एंड स्टॉल, मिजल्सन एंड स्टॉल। और यूकैरियोट वाला तो बहुत आसान है, कपड़ा सिला लो, टेलर, टेलर नाम के साइंटिस्ट ने ना। तो 2 साल पहले या 3 साल पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था नीट के पेपर में कि टेलर ने जहां एक्सपेरिमेंट किया था, किस पे किया था, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या थे? तो नाम याद रखिएगा, रूट ऑफ वीसिया फाबा, रूट ऑफ वीसिया फाबा, रूट ऑफ वीसिया फाबा पे, या फाबा बीन्स नाम होता है, फाबा बीन्स, उनके रूट पे जो सेल होते उन पे एक्सपेरिमेंट किया था। मिजल्सन एंड स्टॉल ने बेटा ई कोलाई पे किया था, ई कोलाई पे किया था, यानी बैक्टीरिया पे किया था। इनका जो तरीका था कोई रेडियो एक्टिव वाला नहीं था। इनका तरीका था कि एक ट्यूब लीजिए और इसके अंदर में एक केमिकल डाल दीजिए, सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड ऊपर से नीचे, ये सॉल्यूशन में जो सीजियम क्लोराइड है ऊपर से नीचे सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए इस मॉडल का ही नाम दे दिया गया सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, डेंसिटी ग्रेडियंट। उन्होंने कोई डीएनए को रेडियो एक्टिव नहीं किया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। उन्होंने बेटा कुछ हल्का और भारी डीएनए का कॉन्सेप्ट लिया। उन्होंने लाइट डीएनए और हेवी डीएनए का कॉन्सेप्ट लिया। बोले मतलब सर, डीएनए में जो नाइट्रोजन होता है उन्होंने 14 नॉर्मल वाला रखा, तो लाइट डीएनए। और कुछ डीएनए में उन्होंने जो नाइट्रोजन डाल दिया वो 15 वाला डाल दिया, एटॉमिक वेट ज्यादा है, तो ये हो गया बच्चा हेवी डीएनए। और जिसमें 14 रखा वो हो गया लाइट डीएनए, हल्का डीएनए। तो जब आप ट्यूब पे डालिएगा, जब आप ट्यूब पे डालिएगा तो जो डीएनए हल्का होगा ऊपर ही रह जाएगा, जो डीएनए भारी होगा वो डीएनए नीचे आ जाएगा। तो आप इस बैंड को देख करके, व्हाइट वाले बैंड को देख करके बता सकते हैं डीएनए यहाँ पर हल्का वाला है या भारी वाला है। तो उन्होंने ये मॉडल यूज किया। टेलर ने बोला नहीं नहीं, हम रेडियो एक्टिव का मॉडल लेंगे, एनसीईआरटी में नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक नहीं है। टेलर का एक्सपेरिमेंट बस याद रखिएगा। उन्होंने जो थाइमीन लिया था, थाइमीन लिया था, इस थाइमीन के अंदर में उन्होंने जो हाइड्रोजन डाला था वो ट्राइटियम वाला डाल दिया था। थाइमीन के अंदर जो हाइड्रोजन लिया था वो बच्चा याद कीजिए, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। उन्होंने जो हाइड्रोजन का ट्राइटियम लिया जो होता है रेडियो एक्टिव, तो उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा रेडियो एक्टिव पे था। और उन्होंने क्रोमोसोम लेवल पे काम किया था, उन्होंने क्रोमोसोम को रेडियो एक्टिव कर दिया था। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछा जाएगा जो आप सभी को मालूम है, बहुत अच्छे से आता है, कि सेंट्रल डोग्मा का कॉन्सेप्ट किसने दिया? चलिए आंसर कीजिए। ये पिछले क्लास में मैंने बता रखा है, सेंट्रल डोग्मा का कॉन्सेप्ट किस साइंटिस्ट ने दिया? चलिए फटाफट, सेंट्रल डोग्मा का कॉन्सेप्ट किस साइंटिस्ट ने दिया? चलिए आंसर कीजिए फटाफट। सेंट्रल डोग्मा पिछले क्लास में भी पढ़ाया है, हाँ। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई भूल गए महानुभाव लोग।
तो सेंट्रल डोग्मा किस साइंटिस्ट ने दिया? तो याद रखना है, ये भी कॉन्सेप्ट दिया था आपके क्रिक साहब ने। ये भी कॉन्सेप्ट किस साहब ने दिया था? क्रिक साहब ने ना। और ये हमेशा आपके बोर्ड के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सेंट्रल डोग्मा होता क्या है? तो इतना तो सबको आता होगा। बस ऐसे कीजिएगा, डीएनए लिखिएगा, एक ऐसे बना दीजिएगा, यानी ये रेप्लिकेशन हो गया। डीएनए से आरएनए बनेगा, मेनली एमआरएनए, क्योंकि यही प्रोटीन बना सकता है, इसी पे मैसेज छुपा है। तो जनरली हम लोग एमआरएनए ही लिखते हैं। इसे ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, इसे ट्रांसलेशन कहेंगे। यही हो गया आपका सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। लेकिन बाद में जाकर के इस कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई। बाद में जब नया रिसर्च आया तो बोला गया नहीं नहीं, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम है भाई? बोले देखो, आपने जो बताया डीएनए से आरएनए बनाना यूनिडायरेक्शनल, ये हर जगह नहीं होता। कुछ वायरस में आरएनए से डीएनए भी बनते हैं, तो ये बच्चा रिवर्स सेंट्रल डोग्मा भी कह सकते हो, क्योंकि सेंट्रल डोग्मा जो था उसमें हमने मॉडिफिकेशन कर दिया ना। तो ये बेटा बाई डायरेक्शनल है, डीएनए से आरएनए भी बन सकता है और आरएनए से डीएनए भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन ये सभी लोग नहीं कर सकते, ये बेटा कुछ वायरस करेंगे जिनका नाम है रेट्रोवायरस। आपका एचआईवी वायरस, एड्स वायरस सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है। हाँ, लेकिन पहली बार इस पे दो साइंटिस्ट ने काम किया था, याद रखिएगा, आई थिंक पिछले क्लास में बताया था, टेमिन एंड बाल्टीमोर। टेमिन एंड बाल्टीमोर। इसलिए जब कभी आप क्वेश्चन बनाते हो तो एक वर्ड आ जाता है, जब आप क्वेश्चन बनाते होगे तो एक वर्ड परेशान करता होगा, व्हाट इज टेमिनिज्म? व्हाट इज टेमिनिज्म? तो देखिए भैया, टेमिन ने क्या ढूंढा? सर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बनने का तरीका। इसी को हम लोग टेमिनिज्म भी कहेंगे, इसी को हम लोग टेमिनिज्म भी कहेंगे, ठीक है। क्या सर सारे वायरस रेट्रोवायरस होते हैं? नहीं, उसके कुछ रूल्स है। रेट्रोवायरस बनने की कुछ रूल्स है। पहला, उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए का होना चाहिए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होना चाहिए, ठीक है। सर टोबैको मोजाइक वायरस में भी तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, रेट्रोवायरस होगा क्या? पोलियो वायरस होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि रूल नंबर 2 को फॉलो नहीं कर रहा है। सेकंड रूल, दे हैव एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उनके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होना चाहिए। अगर नहीं है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तो करेगा नहीं, तो रेट्रोवायरस नहीं बनेगा। तो याद रखिएगा, टीएमवी वायरस आपका रेट्रोवायरस नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आरएनए तो है लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम नहीं है। तो टीएमवी को रेट्रोवायरस, पोलियो को रेट्रोवायरस नहीं मानेंगे। एचआईवी वायरस को आप मान सकते हैं, होता है। इसके अलावा एक और वायरस याद रखिएगा जिसपे एक्सपेरिमेंट सबसे पहली बार हुआ था, जहां से ढूंढा गया था, राउस सार्कोमा वायरस। टेमिन एंड बाल्टीमोर ने सबसे पहली बार इसी वायरस पे काम किया था। कैंसर पे वो रिसर्च कर रहे थे, कैंसर वायरस से भी होता है, तो ये वायरस कैंसर कॉज करने वाला था। इसी वायरस पे उन्होंने स्टडी किया और उन्हें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नाम का चीज मिल गया, एंड दे गॉट नोबेल प्राइज। इसलिए इन दो साइंटिस्ट को, बाल्टीमोर और टेमीन को, इसके लिए नोबेल प्राइज दिया जाता है, ठीक है। तो वही गड़बड़ नहीं करना है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को धीरे 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 आपको बनाना होता है। इसके अलावा इस चैप्टर में और क्वेश्चंस जो बनाएंगे, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ध्यान से सुनना, जो रेप्लिकेशन हो रहा है, एनसीईआरटी का वर्ड है इसलिए मैं बोल रहा हूं, बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है, नीट में भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक कंफ्यूजन है, और इस कंफ्यूजन को अच्छे से सॉल्व करके मुझे अगले क्लास में बताइएगा। बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ये लाइन। एक्चुअली में एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी में ये चीज दिया है, इसलिए थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया। एनसीईआरटी बोलता है कि देखो, ई कोलाई एक बैक्टीरिया है। बोले अच्छी बात है, ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, सबको मालूम है, और इसके अंदर टोटल बेस पेयर है
4.6 इंटू 10 पे पावर 6 बेस पे। बोले अच्छी बात है, इसमें खराब बात क्या है, हमें तो याद है। बोले सुनो अभी, इसे रेप्लिकेशन कराना है तो एंजाइम चाहिए डीएनए पॉलीमरेज। हालांकि डीएनए पॉलीमरेज कई तरह के होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड सबसे बेस्ट माना जाता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। एनसीईआरटी में 3 व्री नहीं दिए, बस डीएनए पॉलीमरेज लिख दिए। बोले ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज जो है 2000 बेस पेयर बच्चा, 2000 बेस पेयर पर सेकंड जोड़ता है। एक सेकंड में 2000 बेस पेयर को जोड़ेगा, ये इसका बेटा रेट है। यानी मिस्त्री है ना, एक सेकंड में 2000 ईंट को जोड़ देता है। ठीक है, अब मुझे बताइए इतने वाले को जोड़ने में ना, रेप्लिकेशन में क्या होता है, एकदम डीएनए डबल हो जाएगा, सेम डीएनए डबल हो जाएगा, यानी वापस से इतने बेस पेयर को फिर से जोड़ना है। तो क्या आप बच्चा टोटल टाइम निकाल लोगे? बोले सर बहुत आसान है। आपने बोला सर टोटल बेस पेयर है 4.6 इंटू 10 पे पावर 6 बेस पेयर, और सर एक सेकेंड में 2000 बेस पेयर को जोड़ता है, तो टोटल नंबर ऑफ सेकेंड तो निकल जाएगा। चलिए भाई थोड़ा हाथ वाथ चलाइए, ठीक है, कैलकुलेट कीजिए और मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ सेकेंड कितना आएगा। टोटल बेस पेयर है इतना, एक सेकेंड में 2000 को जोड़ता है, तो मुझे बताइए भाई साहब लोग टोटल सेकेंड कितना खर्च हो जाएगा। मुझे नहीं मालूम है, मोबाइल पे जाइए, थोड़ा महानुभव हो आप लोग, और निकाल दो ना यार कितना हो जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो मेरे में से हो जाएगा 3.2, 3.2 यही होगा ना, नहीं नहीं ए 2.3, आई थिंक बच्चा 2300 सेकंड आएगा, जहां तक मुझे लग रहा है 2300 सेकंड आएगा। ऐसा ही आएगा क्या? शायद मुझे लग रहा है 2300 सेकंड आना चाहिए। हाँ 2300 सेकंड, ठीक है। अब बताइए 2300 सेकंड को कोई बच्चा यहाँ मिनट में कन्वर्ट कर सकता है? 2300 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे सर, हमें तो नहीं आता है। बेटा 60 से डिवाइड कर दो, 60 सेकंड मतलब 1 मिनट, 60 से डिवाइड कर दोगे तो लगभग कितना आंसर आएगा? आई थिंक बच्चा मुझे जहां तक लग रहा है 38 मिनट्स आना चाहिए, 38 मिनट्स आना चाहिए। क्लियर है, 38 मिनट्स आना चाहिए। चलो आ भी गया, आ भी गया, ठीक है। तो सभी बच्चे लोग क्या एक्सेप्ट करते हो? एनसीईआरटी में जो डाटा गिवन है उस अकॉर्डिंग ई कोलाई को रेप्लिकेट करने में कितना मिनट लगना चाहिए? सर 38 मिनट। हमने बहुत अच्छे से कैलकुलेट किया ना, किसी बच्चे को तो कंफ्यूजन नहीं है, 38 मिनट कैलकुलेट कर लिया। लेकिन आपकी एनसीईआरटी में ये पूरा चीज समझा है बेटा, पूरा चीज समझा दिया, और लास्ट में लिखता है कि ई कोलाई को रेप्लिकेशन करने में 18 मिनट्स लगेगा, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। हमने बच्चा मैथ लगाया, फिजिक्स लगाया, सब कुछ लगाया और निकाला 38 मिनट, और एनसीईआरटी बोल देता है 18 मिनट लगेगा। आप बोलेगा हाउ, कैसे, कैसे लगेगा? बच्चा ये तो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया, कहीं पर कोई गलती भी नहीं की, तो बेटा 18 मिनट कैसे, हमें तो 38 मिनट आ रहा था। यही कंट्रोवर्सी है। आप कोई भी दूसरे बुक उठा के देखिएगा ना, एलिमेंट्री बायो देखिए, बहुत अच्छी बुक है, सबसे स्टैंडर्ड वही माना जाता है, 38 मिनट्स है। हालांकि ओल्ड एनसीईआरटी में भी 38 मिनट ही था, लेकिन नई एनसीईआरटी में बेटा 18 मिनट दे दिया गया है। तो ये बेटा अपने आप में कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है। थोड़ा गूगल वूगल पे अगले क्लास में सर्च कीजिएगा। आप आंसर बेटा 38 ही करके आना, आप आंसर 38 ही करके आना, ठीक है। आप बच्चा आंसर 38 ही करके आना। चलो ठीक है, तो मेरे में से कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों का मानना है नहीं ये 18 मिनट सही है, कुछ लोगों का मानना है बेटा 18 मिनट सही है। बोले सर क्यों? क्योंकि सर आप पिछले क्लास में पढ़ा रहे थे तो आपने बोला तो था। बोले मैंने क्या बोल दिया था? आपने बोला था सर ये ई कोलाई है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए सर्कुलर शेप का, ठीक है। आपने ये बोला था सर कि जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो देखिए यहां पास से यहां पास क्या होता है, ये बबल बन जाते इस तरह के,
बोले हाँ बोला था, इसमें क्या बड़ी बात है। और आपने ये भी बोला था इस रेप्लिकेशन बबल के इस साइड में भी रेप्लिकेशन होगा और रेप्लिकेशन बबल के इस साइड में भी रेप्लिकेशन होगा। ये तो बाई डायरेक्शनल है। रेप्लिकेशन का प्रोसेस तो बाई डायरेक्शनल है। देखिए दोनों डायरेक्शन में एक साथ होगा, एक साथ होगा। तो सर अगर हम लोग यहां से चलते, थोड़ा लॉजिकल चलो, यहां से चलते सर ऐसे घूम के यहां तक आते सर, तो हमें 38 मिनट लग जाते, हमें 38 मिनट लग जाते। देखिए सर यहां से करते स्टार्ट यू, अगर यूनिडायरेक्शनल रहता तो फिर यहां तक आते 38 मिनट लग जाता। लेकिन अब क्या हो रहा है सर, आप इधर से चल रहे हो और ये इधर से चल रहा है, एक साथ सर दोनों तरफ चल रहे हैं, एक साथ दोनों तरफ चल रहा है। तो सर देखो ना, काम का बंटवारा आधा नहीं हो गया। तो सर 38 की जगह 19 मिनट रखना गलत क्या है? क्या 19 मिनट में नहीं हो जाएगा? सोचिए, क्या बच्चा रेप्लिकेशन 38 मिनट की जगह 19 मिनट में नहीं हो जाएगा? क्योंकि बाई डायरेक्शनल चल रहे हो ना, एक ही साथ दोनों डायरेक्शन में रेप्लिकेशन चल रहा है। तो 38 मिनट की जगह 19 मिनट ही लगना चाहिए। और ये बेटा ध्यान से सुनो, अगर बैक्टीरिया 38 मिनट में अपने डीएनए को डबल करता है, रेप्लिकेशन करता है, अब ध्यान से सुनना, ये अभी तुम्हारा पूरा ब्रेन का सारा वायर खोल देगा, पूरा वायर खुल जाएगा ना। ध्यान से सुनना जो मैं बोलूंगा। आपने एक्सेप्ट किया बच्चा, कैलकुलेट करके 38 मिनट में रेप्लिकेशन होता है। लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा, जो ई कोलाई है, ई कोलाई है, वो तो 20 मिनट में डबल हो जाता है। ई कोलाई 20 मिनट में डबल हो जाता है। यानी एक ई कोलाई है वो डबल हो जाएगा 20 मिनट में। और इस ई कोलाई के अंदर में, इस ई कोलाई के अंदर में जो डीएनए, देखिए डीएनए, और ये ई कोलाई फिर से 20 मिनट में डबल हो जाएगा। तो डीएनए को भी तो डबल करेगा ना। कोई भी ई कोलाई है, डबल होने से पहले क्या करेगा? रेप्लिकेशन करेगा। तो रेप्लिकेशन में तो 38 मिनट लग रहा है और डिवीजन में तो बेटा 20 मिनट लग रहा है। तो ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मैंने बोला कि बैक्टीरिया 20 मिनट में डबल हो जाता है। अब डबल होने से पहले रेप्लिकेशन भी तो करेगा और रेप्लिकेशन में लग रहा है 38 मिनट। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो उसका आंसर दिया जाता है कि ये तो बाई डायरेक्शनल है, 19 मिनट में रेप्लिकेशन को कंप्लीट कर लेता है। लेकिन आप कंफ्यूजन में ना पड़े, आप आंसर करके आइएगा 38 मिनट, सुधार लीजिए। आप इस सब कंफ्यूजन में ना पड़िए और वहां पर जहां पर 18 लिखा है एनसीईआरटी ने, उसे मिस प्रिंट मान करके 38 कर दीजिए, 38 कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना। क्योंकि जो हायर बुक्स है, मतलब जो तुम्हारा एलिमेंट्री बायो है, ये सब उसमें 38 का ही डाटा है। पुरानी एनसीईआरटी 38 डाटा है, बाकी भी मटेरियल जो होते हैं उसमें 38 ही लिखा है। तो वहां आप सुधार लीजिए, 38 ही करिएगा। चलिए ठीक है, तो वहां से कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। सेकेंड क्वेश्चन, एनसीईआरटी में पूछता है बच्चा कि ये डीएनए का तुमने रेप्लिकेशन कराया, ये डीएनए का रेप्लिकेशन करा रहे हो, ठीक है। रेप्लिकेशन के दौरान में यहां पास मान लेते हैं कि यहां पास ए था, टी था, जी था, सी था। तो यह ए की जगह टी जुड़ गए, टी का ए जुड़ गया, जी का सी जुड़ गए और सी का जी जुड़ गया। एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछते हैं, एनसीईआरटी में बेटा ये क्वेश्चन है, ये बताइए रेप्लिकेशन में सर एनर्जी एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? रेप्लिकेशन हाईली एनर्जेटिक प्रोसेस है, हाईली एनर्जेटिक प्रोसेस है। दे रिक्वायर्ड एटीपी, बिना एटीपी के एनर्जी के रेप्लिकेशन नहीं होगा। सर एनर्जी कहां से आएगा? इतना एनर्जी कहां से आएगा सर? लाखों न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना है सर, इतनी एनर्जी कहां से आएगी? और सर ये थाइमीन और एडेनिन जो सबस्ट्रेट है सर, ये कहां से आएंगे? एनसीईआरटी का बेटा रेप्लिकेशन में ये पूरा पैराग्राफ दे रखा है कि एनर्जी कहां से आएगा। रेप्लिकेशन कराना है उसके लिए ताकत चाहिए, एटीपी चाहिए, कहां से आएगा? और ये सबस्ट्रेट जो है टी ए सी जी सी, कहां से लाए हो तुम? तो उसका आंसर है बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, उसका आंसर है कि इस सेल में, मान लीजिए बैक्टीरिया, इसके सेल में ढेर सारे न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होते हैं। जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनिएगा,
एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट है, कहता है कि इस बैक्टीरिया के अंदर में ढेर सारे न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है। बोले ये क्या होता है? ध्यान से सुनिए। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट कहने का मतलब है कि मान ली यहाँ पर एडेनिन नाम का नाइट्रोजनस बेस, 1 मिनट 1 मिनट, ठीक है। मान लीजिए बेटा यहाँ पर शुगर है, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, इधर जुड़ गया है एडेनिन, क्या हो जाएगा बच्चा? सर एडेनिन प्लस शुगर एडिनोसाइन, एडिनोसाइन यही हो गया न्यूक्लियोसाइड, यही हो गया बेटा न्यूक्लियोसाइड। शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोसाइड बनता है। अब आपको इस न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट डाला, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, एक और डाला न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट, एक और डाला न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। अब बताइए, यानी ये पूरा स्ट्रक्चर को देखिए और बताइए क्या नाम दूं? सर न्यूक्लियोसाइड, एक फॉस्फेट, दो फॉस्फेट, तीन फॉस्फेट। तो एनसीईआरटी वर्ड यूज करेगा, दे हैव न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ना। तो एक्चुअली में डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड है, डीएनटीपी है। एनसीईआरटी में देखिए डीएनटीपी लिखा होगा, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। सर कौन कौन है डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट? देख लीजिए, एक बताता हूं, ये बेटा डीएटीपी है, डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये बच्चा डीऑक्सी गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये डीऑक्सी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। ध्यान से सुनिएगा, ये डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट टूटेगा और टूटने के बाद में ये बनाएगा डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। यही बच्चा एडिनाइलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। यही तो न्यूक्लियोटाइड हो गया। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है यहां तक? यानी कि यहां पास आपका शुगर, यहाँ एडेनिन, एडिनोसाइन और यहाँ पर फॉस्फेट था, एक फॉस्फेट, दो फॉस्फेट और तीन फॉस्फेट। हमने क्या किया, यहां से इस फॉस्फेट इसको तोड़ दिया, हटा दिया। अब क्या बचा? सर एडेनिन प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, तो यहां से यहां बन गया आपका एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। यही बच्चा जा करके सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है। ये केवल थाइमिन थोड़ी होगा, सोचिए ना। ये बेटा हमने तो लिखने के लिए केवल एडेनिन लिख देते हैं ना, ये एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट है, न्यूक्लियोटाइड ना होगा। ये साइटिडीन मोनोफॉस्फेट है, ये तो न्यूक्लियोटाइड है ना, केवल नाइट्रोजनस बेस थोड़ी होता है। तो ये बच्चा डीएमपी जो बना, यही सबस्ट्रेट हो गया, यही बेटा सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करेगा। सर बच गया तो दो फॉस्फेट बचा ना सर, वो हाँ बच्चा यही तो इंपॉर्टेंट। ये जो फॉस्फेट है बाद में टूटेंगे और एनर्जी रिलीज करेगा। ये जो दो फॉस्फेट के बीच बॉन्ड है वो टूट जाएंगे एंड दे विल रिलीज एनर्जी। इसी एनर्जी से रेप्लिकेशन प्रोसेस लीड होगा। रेप्लिकेशन को एनर्जी चाहिए, यही बॉन्ड टूटा एनर्जी देगा। इसी तरह से डीजीटीपी का सीखते हैं, ये टूटेगा डीऑक्सी गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो बनेगा डीऑक्सी गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट प्लस प्लस पीपी, पीपी। ये डीजीएमपी जो है वो बच्चा सबस्ट्रेट बन गया और ये बच्चा आपका टूटने के बाद एनर्जी देगा, प्रॉब्लम सॉल्व। इसलिए एनसीईआरटी का लाइन को पढ़ो। और ये बच्चा पिछले साल बोर्ड में क्वेश्चन पूछा है, बोर्ड का क्वेश्चन है ये, क्योंकि एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि जो भी डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है वो डुअल एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, डुअल काम करेंगे। बोले सर कौन कौन? एक तो टूटने के बाद में दे देगा डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, ये बन गया सबस्ट्रेट, ये बन गया सबस्ट्रेट। और ये जो फॉस्फेट देगा उससे एनर्जी रिलीज होगा, यानी वो एनर्जी का सोर्स भी हो गया, डीएनटीपी एनर्जी भी देने का सोर्स हो गया और सबस्ट्रेट देने का भी सोर्स हो गया। तो एनसीईआरटी में लास्ट में देखना, जहां रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है ना, नीचे वाले में एक लिखा है स्टेटमेंट पूरा हाफ पेज, मतलब 3 से 4 लाइन का। डीएनटीपी एक्ट एज ए डुअल, दे एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज द सबस्ट्रेट।
तो ये चीज आपको याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी का लाइन है इसलिए इंपॉर्टेंट होगा। बाकी ये सब चीजें तो सबको आता है, ये तो मैंने बहुत डिटेल से आप लोगों को बता दिया था एनसीईआरटी के फिगर को ही लेकर के। ये रेप्लिकेशन फॉर्क है वाई शेप्ड का होगा, वाई शेप्ड का फॉर्क है। इस फॉर्क पे एक स्टैंड लगातार बनते रहेगा 5 to 3, इसे लीडिंग कहेंगे। दूसरा स्टैंड छोटे छोटे सेगमेंट्स में बनेगा और वो फॉर्क के अवे, देखिए ये ठीक है, फॉर्क जिधर आगे बढ़ा फॉर्क तो इधर बढ़ रहा है, तो ये फॉर्क के अवे जाते जाएगा, इसे कहेंगे हम लोग ये नए वाले स्टैंड को लैगिंग। लैगिंग छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है और ये लीडिंग लगातार बनता है, ठीक है। इसलिए ये लगातार बनता है, एनसीईआरटी का लाइन एक कंटिन्यूअस स्टैंड। ये लगातार नहीं बन रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में बन रहा है, डिसकंटिन्यूअस स्टैंड। बाद में हम लोग यहां पास इनको जोड़ देंगे विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेस। बाद में एंजाइम के हेल्प से हम लोग जोड़ भी देते हैं। तो रेप्लिकेशन में इतना क्वेश्चन पूछा जाता है और बाकी बच्चा ट्रांसक्रिप्शन बहुत डिटेल में तुम्हें पढ़ाया, बहुत डिटेल में। जेनेटिक कोड बहुत डिटेल में पढ़ा दिए ना। और बचा है तुम्हारा ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन का एक मैंने थोड़ा सा बताया, थोड़ा सा तुम्हें केवल इंट्रो पार्ट बताया अभी तो ट्रांसलेशन का आज मैं एक वीडियोस दे देता हूं और देख लेना, टाइम वेस्ट ना करो क्योंकि मैंने उसमें बहुत अच्छे से बता दिए और डिटेल से बता दिया है, तो एक बार तुम देख लेना, ठीक ना। तो ट्रांसलेशन जितना जल्दी कंप्लीट हो जाए, फिर हमारा लैक ओपेरॉन अगले क्लास में अगर तुम ट्रांसलेशन खुद से कंप्लीट कर लोगे, लेक्चर को देख करके प्रॉपर नोट्स बना लोगे, तो हम लोग अगले क्लास में लैक ओपेरॉन कर लेंगे, लैक ओपेरॉन कर लेंगे, हाँ, एंड द फिंगरप्रिंटिंग। क्योंकि इसके बाद में अगर टाइम मिला तो हम फटाफट बायोटेक को स्टार्ट कर देंगे, फटाफट रिवाइज करा देंगे, तो वो बेटर होगा। हाँ, तो क्योंकि टाइम कम है, क्योंकि बायोटेक में भी अभी मैं जाऊंगा तो फटाफट कितना भी रिवीजन में होगा तो मुझे 6 to 7 क्लास चाहिए ना, मिनिमम मिनिमम चाहिए। फिर और पार्ट को भी रिवाइज कराना है तो मुझे टाइम चाहिए। अगर टाइम चाहिए तो तुम्हें थोड़ा सा लेक्चर से मैं भेज दूंगा, उससे कर लेना, तो फटाफट सारा पार्ट रिवाइज हो जाएगा। चलो ठीक है, तो मैं अभी सेंड कर दूंगा और तुम वहां से करते जाना, हो जाएगा। चलो ठीक है, ठीक है, तो जाके पढ़ाई कीजिए अच्छे से। और मेरे में से मैंने बहुत डिटेल से सब चैप्टर पढ़ाया है। और एक मिनट, कल मैंने फिंगर प्रिंटिंग का नॉर्थ इंडिया में कराया है रिवीजन, वो कर लीजिएगा, बहुत ही आराम से बच्चों के भांति पूरा पूरा बोर्ड पढ़ा है, पूरा बोर्ड का मैंने कवर करा दिया कि बोर्ड में कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है, वो सारा चीज मैंने करा दिया, ठीक है। तो फिंगर प्रिंटिंग मैंने बहुत डिटेल से कराया है और एचजीपी भी इसी तरह से मैंने पूरी तरह से रिवाइज करा दिया। तो आपको इस चैप्टर में दिक्कत केवल है लैक ओपेरॉन में, तो अगले क्लास में हम लोग लैक ओपेरॉन ही डिटेल से करने वाले हैं। चलो ठीक है फिर।